Welcome back to the next session of mole concept. In last class, we were about to finding molecule and atom from mole. So from mole, we will be determining molecule, and from molecule onwards, it will be calculating atoms, right? From mole, by multiplying mole, we will be getting into Na. Means what I want to say, if mole will be multiplied by Na, you will be getting molecule, is it? And if molecule will be multiplied by atomicity, you will be getting number of atoms. That was the flow chart till last class, is it? Now in this class we will be discussing about vapor density, right? Before going to start, I would like to say vapor density is defined for gas, cool, gaseous substance, volatile substance, right? So vapor density, तो वेपर डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? वेपर डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ये ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर प्रेशर का भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि इसका टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर कुछ और रख दें और हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर प्रेशर कुछ और रख दें, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर का फर्क पड़ता है डेंसिटी पे, है ना। जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, जैसे खुली हुई चीज़ है, कहीं पानी रखा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, तो पूरे इलाके में फैल जाएगा। जैसे ये अपना इलाका, मान लो ये रूम इलाका है, इसको हीट करो तो क्या होगा, वाटर वेपर फैल जाएगा और उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। फिर प्रेशर आप अप्लाई करोगे तो प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, प्रेशर घटाने से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो फर्क पड़ता है डेंसिटी पे, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये तो ठीक है, बट ध्यान रहे एट same temperature and pressure, you need to keep temperature and pressure constant, okay, at same temperature and pressure, ये ध्यान रखने वाली बात। अब जब आप इस डेंसिटी को लिखोगे आप आइडियल गैस इक्वेशन में, PV इज इक्वल टू nRT में, तो आपको एक कन्वर्जन हमने बताया था पिछले क्लास में कि मोल को मास के टर्म में लिख सकते हो, वेट गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप इस वॉल्यूम को इस तरफ लाते हो राइट साइड, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो कि डेंसिटी का रूप ले लेगा। तो यहाँ से आप P इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू D इंटू RT लगा सकते हो, ठीक है। अब डेंसिटी का यहाँ से फॉर्मूला निकल गया क्या, P इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय R इंटू T, ठीक है। तो यूज करोगे गैस के लिए और हाइड्रोजन गैस के लिए, तो चीजें कुछ इस तरीके से हो जाएगी, प्रेशर ऑफ गैस इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन R इंटू टेम्परेचर ऑफ गैस। ये गैस की बात होगी। फिर अपने पास क्या, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय R इंटू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस। और आपको हमने बताया यू नीड टू कीप टेम्परेचर एंड प्रेशर एज अ कांस्टेंट। सो ये प्रेशर का टर्म और ये प्रेशर का टर्म सेम होगा, इसकी जितनी वैल्यू होगी उतनी वैल्यू इसकी होगी, टेम्परेचर सेम हो। वेपर डेंसिटी का आपके पास एक और फॉर्मूला निकल गया, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। वहीं दूसरी तरफ एक तो ये हो गया कि वेपर डेंसिटी आप निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे भी कह सकते हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण और कंसेप्चुअल बात ये है कि 2 यहाँ इसीलिए आया क्योंकि हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में हमने बात किया और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 2। यदि हम वेपर डेंसिटी को हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में नहीं डिफाइन कर रहे हैं, यही आर्बिट्री आपको बोल दिया जाए, हाइपोथेटिकल एक चीज कि हम डेंसिटी, वेपर डेंसिटी CH4 गैस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, CH4 गैस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4, दैट इज 16, इज इट। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, यदि इफ वेपर डेंसिटी इज कैलकुलेटेड, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना आप, कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू CH4, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट
ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 16। ये डिनोमिनेटर में ये जो डिजिट लिखा हुआ है, ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है 2 क्योंकि हमने हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में बात किया। जनरली हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में वेपर डेंसिटी की बात करते हैं। यदि किसी और गैस के डेंसिटी की बात करेंगे तो इसके मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में उस गैस की मॉलिक्यूलर वेट को आप लिख देंगे। तो CH4 के रिस्पेक्ट में यदि बात करें आप, यदि CH4 के रिस्पेक्ट में बात करें तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय 16। तो आपने यहाँ सीखा कि वेपर डेंसिटी क्या होता है, एक तो डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरी बात कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। जनरली हम वेपर डेंसिटी को हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन करते हैं। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। कुल एक प्रैक्टिकल डेटा की बात करें तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इसका यूज होगा जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो 0.00089 ग्राम पर ml ये होता है हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी। ठीक है, तो यदि इसका डेंसिटी पता है और किसी गैस का डेंसिटी यदि मान लो आपको पता चल गया तो डिवाइड करके आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। दूसरा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बढ़िया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम इस पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर आपको ये वेपर डेंसिटी और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई गैस है, आपके पास कोई गैस है जिसका मास दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है और पूछा जा रहा है वेपर डेंसिटी। तो जब तक नहीं बोला जाए कि किसके रिस्पेक्ट में आप वेपर डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तब तक आप हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना आप। ठीक है, बस फॉर्मूले को देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि कोई गैस है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 लीटर गैस है। इस 1 लीटर गैस का हम मास ले रहे हैं 2 ग्राम, इस गैस का मास ले रहे हैं हम 2 ग्राम। ठीक है, पूछा जा रहा है वेपर डेंसिटी क्या होगा। अब ध्यान से सुनना कि हम यहां लगाएं कौन सा फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, इससे पहले ये समझ लें हम कि वेपर डेंसिटी का 2 फॉर्मूला अपने पास कौन कौन सा, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस और डेंसिटी ऑफ गैस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो एक तो फॉर्मूला हो गया कि डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, और दूसरा मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। तो मॉलिक्यूलर वेट तो हमें गैस का पता नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो यूज होगा नहीं, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अभी आपको डेटा बताया था डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होता है, 0.000089 ग्राम पर ml। उसी तरीके से डेंसिटी ऑफ गैस यदि पता चल जाए तो डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। तो कैसे आएगा ये सुने आप पहले। डेंसिटी ऑफ गैस कैसे निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस निकालेंगे उस गैस का मास डिवाइडेड बाय उस गैस का वॉल्यूम, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस। तो मास ऑफ गैस कितना है, 2 ग्राम, लेकिन वॉल्यूम यदि ध्यान से आप देखें तो वॉल्यूम लीटर में, और हमें डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, हमें डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस का यूनिट दे रखा है ग्राम पर ml। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि यूनिट सेम रखेंगे। तो यूनिट को सेम रखने के लिए आप वॉल्यूम भी क्या लिखेंगे, मिलीलीटर में। तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना, 1000 ml। तो ये कितना हो जाएगा, 0.002 ग्राम पर ml। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है, तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, आपको पता है फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो गैस की डेंसिटी कितनी, 0.002 डिवाइडेड बाय 0.00089, ये भी ग्राम पर ml और ये भी ग्राम पर ml। यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं हुई होगी, ध्यान से सुनना आप। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप सिचुएशन कुछ इस तरीके से निकालेंगे, यहाँ से निकल गया वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी यदि आप निकालोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 22.4, ये हो गया वेपर डेंसिटी। अब इसी क्वेश्चन में यदि पूछ लिया जाए कि उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट भी बताओ, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी आपने अभी निकाल लिया, तो 2 इंटू 22.4 इज इक्वल टू 44.8। तो इस तरीके से हमने वेपर डेंसिटी का
यूज देख लिया और ऐसे निकाले जाते हैं, तो आपको कोई इसमें दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, या तो ये फॉर्मूला लगाओ या डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम एनटीपी से कनेक्ट करें, ठीक है। ध्यान से सुनना आप। जैसे क्वेश्चन में कह दिया आपको, क्वेश्चन में कह दिया कि 2.24 लीटर ऑफ गैस, क्वेश्चन है कि 2.24 लीटर ऑफ गैस, इसका इतने गैस का, तो कितना गैस, 2.24 लीटर गैस का मास जो है इसके करस्पॉन्डिंग 10 ग्राम है। कितना है, 10 ग्राम है। तो पूछा जा रहा है इसका 2.24 लीटर का गैस का वॉल्यूम 2.24 और मास कितना, 10 ग्राम। पूछा जा रहा है कि इसका वेपर डेंसिटी क्या होगा, और कंडीशन है कि ये चीजें हो रही है एनटीपी पे। किस पे हो रही है, एनटीपी पे। तो एक तो ये हो सकता है कि आप डेंसिटी निकाल लें, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी निकाल लें और इससे डिवाइड कर दें, आ जाएगा। दूसरा चीज ये भी होगा कि हमें पता है कि 2.24 लीटर ये किस 10 ग्राम के इक्विवेलेंट है, बोलो। तो 22.4 लीटर किसके इक्विवेलेंट होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो कितना, 100 ग्राम। कैसे, तो 2.24 से 22.4 में कैसे जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरफ भी क्या करेंगे, आपको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हो आप, 10/2.24 मल्टीप्लाइड बाय 22.4, लेकिन ऐसे और इजी होगा। तो ये क्या हो गया, 22.4 लीटर। और 22.4 लीटर जो होता है ये 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है एनटीपी पर, और ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये मास भी कितना होगा, 1 मोल के करस्पॉन्डिंग होगा। तो निकल गया मॉलिक्यूलर वेट 100, मॉलिक्यूलर वेट कितना लग गया, 100। ये मोलर मास, तो मॉलिक्यूलर वेट का कोई यूनिट नहीं होता, mu लिखते हैं हम वैसे। तो ये यूनिट क्या होगा, 100 mu। अब आपको वेपर डेंसिटी चाहिए, तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, कितना हो गया, 50। तो इस तरीके से आप निकालते हैं वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक में चलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे हम, फिर इंपिरिकल फॉर्मूला देखेंगे, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे, ठीक। परसेंटेज कंपोजिशन मतलब क्या हुआ कि किसी कोई सब्सटेंस हमने लिया, जैसे हमने लिया CO2, तो CO2 का यदि हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो कितना होगा, 44। अब यदि पूछे परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा, तो कार्बन कितना है इसमें, 12, टोटल कितना है 44 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। ऑक्सीजन का कितना होगा, तो 32 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरीके से आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो अपना टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन, इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं बता दूं कि इंपिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ध्यान से सुनना आप, एक इंपिरिकल फार्मूला, दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोनों में अंतर क्या है, पहले इसको समझें आप कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल डील करता है। जैसे हम कहें C2H6, जैसे हम बोले C6H6, समझ पा रहे हैं आप इसको। तो यहां कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स का रेशियो करें तो 2:6 हुआ, यहां बात करें तो क्या होगा, 6:6। तो ये क्या बता रहा है, एग्जैक्ट नंबर, जितना है एटम उतना बता रहा है। इट इज डीलिंग विद द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। लेकिन यही यहां किया जाए तो देखो हमने लिखा C2H6, तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना हुआ, 2:6। तो इसका सिंपलेस्ट क्या हो गया, 1:3, यानी कार्बन के करस्पॉन्डिंग 1 और हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग 3। तो कितना हो गया, CH3। यही C6H6 की बात करें तो 6:6 सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, सिंपल रेशियो क्या होगा, 1:1, यानी CH। तो ये दोनों फॉर्मूला जो है ये इंपिरिकल फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, इंपिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। और ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये एग्जैक्ट जो कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर डील करता है वो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
अब इंपिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो हम यदि n मल्टीप्लाइड बाय इंपिरिकल फार्मूला करें, n मल्टीप्लाइड बाय इंपिरिकल फार्मूला, तो ये आपको आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बात आती है कि इंपिरिकल फार्मूला निकालेंगे कैसे। n क्या है, कॉमन टर्म है, जैसे हमने इसमें कॉमन लिया क्या, 2 को फिर से आप मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो क्या आ जाएगा 2:6, तो आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो अब हम ये सीखेंगे कि इंपिरिकल फार्मूला निकालते कैसे हैं। ध्यान देना आप, इसको हम वेपर डेंसिटी से भी कनेक्ट करेंगे तो और इजी हो जाएगा आपको समझने में। चलिए, तो जैसे हम इंपिरिकल फार्मूला की बात कर रहे थे कि कैसे निकालेंगे इंपिरिकल फार्मूला, तो मैं क्वेश्चन लेता हूं जिसको मैं वेपर डेंसिटी से भी कनेक्ट करूंगा। ठीक है, और इजी वे में हम काम करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे हमने क्वेश्चन लिया कि कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन 52.2% है, ये डेटा दे रखा है, परसेंटेज बाय वेट। ठीक है, हाइड्रोजन है और फिर ऑक्सीजन भी है, जिसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज 13 है और ये 34.8 है। आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, जबकि मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 92। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाए तो कहेगा कि जो स्पीसीज बन रहा है उसका वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 46, उसका 46 दिया हुआ है, तो वेपर डेंसिटी दिया हुआ है तो आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना। अब देखो इंपिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, देखना स्टेप्स देखना। कार्बन हमने लिया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया। पहले हम क्या करते हैं, परसेंटेज बाय वेट निकालते हैं। तो क्वेश्चन में देखो परसेंटेज बाय वेट दिया ही हुआ है तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, हम परसेंटेज बाय वेट को उसके करस्पॉन्डिंग एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं। तो एटॉमिक वेट इसका कितना 12, इसका 13/1, ऑक्सीजन का कितना 34.8 डिवाइडेड बाय 6, इसको डिवाइड करो तो ये कितना आएगा 4.4 के आसपास आएगा। इसको डिवाइड करो तो 13 के आसपास आएगा। इसको यदि आप डिवाइड करो तो 2.2 के आसपास आएगा। अब देखना है, ये पहला स्टेप हुआ कि हमने परसेंटेज बाय वेट को एटॉमिक वेट से डिवाइड किया। अब इसमें देखते हैं मिनिमम कौन है, डिवाइड करने के बाद एटॉमिक रेशियो जो हमने निकाला उसमें मिनिमम कौन है, तो मिनिमम कौन है 2.2। तो अब 2.2 से सारे में डिवाइड करेंगे, मतलब 4.4 को भी 2.2 से डिवाइड करेंगे, 13 को भी 2.2 से डिवाइड करेंगे और 2.2 को भी 2.2 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आया 2 आएगा, ये आसपास 5.9 आएगा और ये 1 आएगा। अब क्या करते हैं अगला स्टेप कि यदि हमें परफेक्ट इंटीजर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, दो तरीके, या तो आप नियरेस्ट इंटीजर के पास जाओ या किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि कंप्लीट इंटीजर आ जाए, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे कंप्लीट इंटीजर आ जाए। तो ध्यान देखें तो 5.9 को हम आसपास 6 लिख सकते हैं, अप्रॉक्स 6 1। तो देखो क्या होगा, कार्बन के करस्पॉन्डिंग 2, हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग 6 और ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग 1। तो क्या हो गया फॉर्मूला C2H6 और O। ये फॉर्मूला इंपिरिकल फॉर्मूला हुआ। इस तरीके से जो निकालते हैं वो इंपिरिकल फॉर्मूला होता है। हमें चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इंपिरिकल फॉर्मूला है तो इसके करस्पॉन्डिंग मास भी हम निकाल लें। इंपिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लें, इंपिरिकल फॉर्मूला मास निकालोगे तो ये आएगा 46। अभी भी अपने डेस्टिनेशन पे हम नहीं पहुंचे जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो एक चीज तो हम कर ही सकते हैं, वेपर डेंसिटी 46 पता है तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। ये इंपिरिकल फॉर्मूला मास, यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, कितना आएगा 2 इंटू 46 92। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमने वेपर डेंसिटी का भी यूज कर लिया है तो आपके लिए भी बेहतर होगा। अब दूसरी बात, हमने आपको बताया था कि इंपिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। तो इसका तो ये भी मतलब हुआ कि n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है 92, इंपिरिकल फार्मूला मास कितना 46, n की वैल्यू आएगी 2। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल फार्मूला। सब कुछ आपके पास निकाला हुआ है, n की वैल्यू कितनी 2, इंपिरिकल फार्मूला क्या है C2H6O।
अब ध्यान से देखना कि क्या आएगा फॉर्मूला। कार्बन पहले 2 था तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो C4 हो गया। हाइड्रोजन पहले 6 था तो अब 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 12 होगा। ऑक्सीजन पहले 1 था, अब कितना हो जाएगा 2। तो ये हो गया मोलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो गया मोलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप इंपिरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला में जाते हैं। ध्यान रखना है ये n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती, 1 2 3 4 5 ये इंटीजर होगा, ठीक है, कंप्लीट इंटीजर होगा, निगेटिव में नहीं होगा, 0 होगा, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंपिरिकल फॉर्मूला निकालना सीखा, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। ध्यान से सुनना आप, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सीधा सा मतलब है कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं कुछ ना कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, है ना। तो वो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं इन्हीं सब रूल्स पे आधारित होते हैं, जिसमें आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखने को मिलेगा, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन दिखने को मिलेगा, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुजैक्स लॉ देखने को मिलेगा, और एवोगाड्रो लॉ मिलेगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है फॉर कंप्लीट रिएक्शन, फॉर कंप्लीट रिएक्शन total mass of reactant is equal to total mass of product, total mass of product। मतलब जितना रिएक्टेंट आपने लिया है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मैं बताऊं, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके HCl बनाया है, रिएक्शन बैलेंस है। रिएक्टेंट कौन है H2 और Cl2, प्रोडक्ट कौन है HCl। इसका देख लें मास कितना 2 ग्राम, इसका मास देख लें आप 71 ग्राम, इसका मास देख लें तो 2 इंटू 36.5, क्यों 35.5 क्लोरीन का, एक हाइड्रोजन का, तो कितना हो गया 73। ये क्या हो गया प्रोडक्ट का मास, और ये क्या हो गया रिएक्टेंट का मास, कितना हो गया 73 ग्राम। तो रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है। अब कोई जरूरी है कि रिएक्शन यदि कंप्लीट नहीं हुआ, तो रिएक्शन यदि कंप्लीट नहीं हुआ तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, और प्लस जो बच गया, जो अनरिएक्टेड पार्ट बच गया वो भी ऐड करते हैं। जब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, रिएक्शन कंप्लीट होगा तो जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस अनरिएक्टेड पार्ट ऑफ रिएक्टेंट। तो ये क्या हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहता है कोई सब्सटेंस किस सोर्स से बनाया गया है इस चीज पे डिपेंड नहीं करता, उसका कंपोजिशन मास के टर्म में, और किस मेथड से बनाया गया, सोर्स क्या है और मेथड क्या है बनाने का, इस चीज पे नहीं डिपेंड करता। किसी भी सोर्स से बनाया जाए और उसका मेथड कुछ भी हो, उसमें जो कांस्टीट्यूएंट एलिमेंट है उसका परसेंटेज बाय मास रेशियो जो होगा सेम होगा। अब ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि मास के टर्म में रेशियो जो होगा सेम होगा। जैसे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसी का नाम है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। जैसे हमने H2O लिया तो H2O में मास के टर्म में क्या 2:16, फिर क्या है 1:8। अब देखो ध्यान से, H2O यदि सी वाटर हो, H2O यदि हमने टैप से लिया है पानी, यदि हमने गंगा से पानी लिया है, गंगा रिवर से, द गंगा रिवर से, ठीक है, या किसी और सोर्स से लिया है, मान लो इसके अलावा मान लो यहाँ लातूर है तो लातूर से आपने पानी लिया, कहीं से भी पानी लाओगे यदि वो H2O है, यदि वो H2O है तो उसका कंपोजिशन 1:8 ही होगा, यानी फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, इसलिए कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब उसके बाद आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, थर्ड में
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ क्या है, ध्यान से सुनना। यदि दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो एक का फिक्स रेशियो दूसरे के जो डिफरेंट रेशियो से कंबाइन करेगा वो सिंपल रेशियो में होगा, दो डिफरेंट पार्ट से कंबाइन करेगा। जैसे सल्फर और ऑक्सीजन मिलके SO2 बना रहा है, SO3 बना रहा है। तो ध्यान से देखना आप, सल्फर का 32, ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन का 32, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का कितना 48, एक का 16 तो 3 का 48। अब देखो एक का फिक्स मास, एक का फिक्स मास दूसरे के अलग अलग मास से कंबाइन कर रहा है, मतलब 32:48। तो ये देखो सिंपल रेशियो बियर कर रहा है, 32:48 क्या होगा 2:3। तो ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का। ठीक है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये केवल गैसियस रिएक्शन के लिए अप्लाई होता है। जैसे मैंने अमोनिया बनाया हैबर्स प्रोसेस से, तो ये कहता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कि रिएक्टेंट सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में रिएक्ट करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम होगा। मतलब 1 इसका स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन, इसका 3, इसका 2। स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन क्या होता है, बैलेंस रिएक्शन में जो करस्पॉन्डिंग रिएजेंट्स के कोएफिशिएंट होंगे उसी को कहेंगे स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन। तो ये क्या था लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ 3 वॉल्यूम ऑफ H2 टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। क्या वॉल्यूम के ही टर्म में कर सकते हैं एनालिसिस, आप मोल के भी टर्म में कर सकते हैं। तो बोलेंगे 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ H2 टू गिव 2 मोल ऑफ NH3। और किसी के टर्म में कर सकते हैं, बिल्कुल मॉलिक्यूल के भी टर्म में कर सकते हैं। तो बोलेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिएक्ट्स विथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2, 1 molecule of N2 reacts with 3 molecule of H2 to give 2 molecule of NH3। ठीक है, ये कहता है गैसियस वॉल्यूम। तो ध्यान रखने की बात है, ये सब चीजें जब रिएक्शन में एनालिसिस कर रहे हैं तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे करें। ऐसा नहीं कि इसको किसी और टेम्परेचर पे, इसको किसी और टेम्परेचर पे, इसको किसी और टेम्परेचर, बिल्कुल नहीं। ये सारे चीजें एक टेम्परेचर और प्रेशर पे होना चाहिए, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये ध्यान रखने की बात है। अब इसके बाद आते हैं एवोगाड्रोज लॉ।